रुद्रप्रयाग से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अलकनंदा नदी में मिनी बस गिर गई है। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है और 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मिनी बस में 19 लोग सवार थे। बद्रीनाथ जा रहे थे यात्री और ड्राइवर का कहना है कि ट्रक की टक्कर से यह हादसा हुआ है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मिनी बस में 19 लोग सवार थे और ड्राइवर का स्टेटमेंट भी आया है। ड्राइवर का कहना है कि ट्रक की टक्कर हुई थी, जिसके बाद ये हादसा हो गया। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस हादसे से जुड़ी हुई। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर ये बस गिरी थी और बस नदी में समा गई है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे थे जो बाहर गिरे थे, उन सभी का रेस्क्यू किया गया। दूसरी तस्वीर आपको अस्पताल से दिखा रहे हैं। ये अस्पताल की तस्वीर है जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 19 लोग इस बस के अंदर सवार थे और साथ ही एक महिला की मौत की जानकारी भी मिल रही है और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए जहां पर घायलों का इलाज किया जा रहा है। ठीक है। मिनी बस लीलैंड कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बद्रीनाथ जा रहे थे। कितने लोग थे उसमें? 19 लोग। क्या हुआ, कैसे हुआ? ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। ट्रक वाले ने? हाँ। अच्छा, अब कितने लोग बाहर निकल गए? अभी तो सर मुझे क्या पता, मैं तो आपके सामने हॉस्पिटल। क्या नाम है आपका? सुमित है? सुमित। कहाँ से लेके आ रहे थे इनको? केदारनाथ से लेके आ केदारनाथ से? केदारनाथ से लेके आ रहा था। रुद्रप्रयाग नाइट थी। कंकल बैरेगे का हरिद्वार। कनखल कौन जगह? बैरेगे का। सुमित है ना? हाँ जी। तो आप ड्राइवर, बस के ड्राइवर थे ना? हाँ जी। अपना नंबर बताओ। 8273 522 सर। बद्रीनाथ हाईवे पर आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। भोलतीर के समीप एक टेम्पो ट्रेवल सीधे अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में जा समाया, जिसमें 20 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि 7 घायलों को निकाल रेस्क्यू कर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेज दिया गया है, जबकि एक की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं लगभग 9 से 10 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। वाहन का कहीं अता पता नहीं है, क्योंकि अलकनंदा नदी का जलस्तर अत्यधिक बढ़ा हुआ है। लेकिन लगातार बहुत से इस दर्दनाक हादसों से कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी बनते जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग से न्यूज़ 18 के लिए मैं संदीप भटकोटी। और ज्यादा जानकारी के साथ पे संदीप प्रसाद जुड़ गए हैं। संदीप, रेस्क्यू को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है और कितने लोगों की तलाश होना अभी बाकी है? दे दूं, क्योंकि जो लोग घायल थे उसमें 2 से 3 लोगों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है और जिन्हें अब गुलाबराय मैदान से, रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय गुलाबराय मैदान से एयरलिफ्ट किया जाएगा, या तो एम्स से भेजा जाएगा या फिर देहरादून के लिए उनको रवाना रेफर किया जा रहा है। ये बड़ी सबसे बड़े ये अपडेट यहाँ पर है और गुलाबराय से अब एम्बुलेंस से भेजा जा रहा है। वहीं लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। जो लोग अभी लापता है 9 से 10 लोग, उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि मैं साफ पहले भी बता रहा हूँ कि आज नदी का जलस्तर अत्यधिक बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में काफी दिक्कतें खोजबीन में वहाँ पे रेस्क्यू टीमों को हो रही है। हालांकि पूरी टीमें डटी हुई हैं और ज्यादा से ज्यादा ये कोशिशें की जा रही है कि अगर कोई लोग जिंदा हो या बचा हुआ हो या उसको निकाला जा सके, और अगर कोई बड़े जिस तरह से वहाँ पे जो जलस्तर अत्यधिक है, कहीं ना कहीं दिक्कतें वहाँ पे सामने आ रही हैं। बिल्कुल, नदी का उफान भी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करने में दिक्कतों का सामना ज़रूर टीम को करना पड़ रहा है। लेकिन संदीप, क्या कोई जानकारी और मिली है? क्योंकि ड्राइवर का स्टेटमेंट तो आ गया, ड्राइवर ने कहा है कि ट्रक से टक्कर हुई थी, जिसके बाद में ये हादसा हुआ। जी बिल्कुल, ये भी देखने को मिला कि जिस तरीके से ये सामने आ रही, जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि वहाँ पर ट्रक से टक्कर हुई और उसके बाद टेम्पो ट्रेवल जो इतना बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि उसमें अब पुलिस अभी इस चीज को पहले रेस्क्यू पे जा रही है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम जो घायल है उनको ले जाया जा रहा है। लेकिन अगर इस तरह की कोई वजह है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वजह ये बन सकती है, क्योंकि अगर टक्कर के बाद कहीं ना कहीं अगर ये बड़ा हादसा हुआ तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस तरफ से बड़ी कार्रवाई होनी बिल्कुल तय है। जी बिल्कुल, इसमें बड़ी कार्रवाई की जा सकती है अगर कोई लापरवाही होती है तो। यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगे, फिलहाल इस पूरे हादसे को लेकर अधिकारियों के स्टेटमेंट सामने आए हैं, वो सुनाते हैं। हमें 8:30 बजे करीब सूचना मिली कि एक बस यहाँ अलकनंदा रिवर में गिर गई है। हमारी एक प्लाटून की नफरी
और जो हमारे पास एनडीआरएफ की टीम है, हम तुरंत यहाँ घटनास्थल पे पहुँचे और अभी तक हमारे द्वारा 2 डेड बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं और 8 को रेस्क्यू किया गया है और टोटल 9 मिसिंग है। क्या बस का पता चल रहा है? बस अभी नहीं मिल पा रही है, पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, इसलिए अभी बस का पता नहीं है। कितने बजे की घटना मानी जा रही है? 7 से 7:30 के बीच। आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली? हमें स्टेट अथॉरिटी से खबर मिली। अच्छा, तो कितने लोगों की टीम थी आपकी? हमारी एक प्लाटून की नफरी थी और हमारे साथ एनडीआरएफ की टीम भी थी। थैंक यू। एसपी साहब, रुद्रप्रयाग ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोचर के पास एक घटना घटी है। कब की घटना है? कितने लोगों की अभी तक सूचना है? इसमें सुबह लगभग 7:30 के बाद 7:45 के आसपास एक घटना हुई, जिसमें एक 31 सीटर बस हरिद्वार स्थित थी जो नदी में गिरने की सूचना आई। इसमें लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और 3 डेड बॉडी अभी तक हमें और बाकी लगभग 9 लोग अभी भी मिसिंग है। इसमें 18 यात्री और 2 ड्राइवर और गाइड होने की आशंका है, तो ये भी चीज़ें अभी कंफर्म हो रही है। जैसे कंफर्म होगी हम आपको। और सुनील नवप्रभात हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुनील, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हादसा, बस का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, साथ ही कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी लापता हैं। देखिए, मैं अभी स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम में हूँ। यहाँ पर सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन भी मौजूद हैं, तमाम जो ऑफिशियल हैं वो यहाँ पर मौजूद है और पूरे हालात की यहाँ से निगरानी की जा रही है कि किस तरह से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन घटनास्थल पर चल रहा है। एक एक अपडेट यहाँ से ली जा रही है। अभी जो ताज़ा अपडेट हमारे पास है उसके अनुसार इस टेम्पो ट्रेवलर में कुल 20 लोग सवार थे, जिसमें अलग अलग जगह से थे, जिसमें राजस्थान के 7 लोग सवार थे, गुजरात के 7 लोग इसमें सवार थे, इसके अलावा महाराष्ट्र के 2 और मध्य प्रदेश के 2 यात्री इसमें सवार थे। जो चालक है, जो घायल बताया जा रहा है, वो हरिद्वार का रहने वाला था और प्राथमिक जो जानकारी सामने आई है कि जब सुबह ये टेम्पो ट्रेवलर हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के लिए जा रहा था तो घोलतीर के पास इसकी सामने सारी एक ट्रक से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद ये दुर्घटना सामने आई है। हमारे साथ सचिव आपदा प्रबंधन मौजूद हैं, ताज़ा अपडेट उनसे लेते हैं। सर, अभी तक जो ये दुर्घटना हुई है, क्या कुछ जानकारियाँ वहाँ से मिल रही है? अभी जानकारी ये है कि रुद्रप्रयाग से गोचर के बीच में घोलतीर नामक स्थान पर एक बस की दुर्घटना हुई है। बस नदी में समा गई है। जो ही जानकारी मिली है, राहत बचाव के टीम हमारे तत्काल मौके पर पहुंचे हैं, लोग उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। उनके द्वारा त्वरित गति से राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। अभी तक 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जिनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग में जिनका इलाज चल रहा है। 3 लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई है। बाकी बस के बारे में अभी जानकारी मिल नहीं पा रही कि बस कहाँ पे है। बस नदी में समाई हुई है, खोजने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए हम लोग कुछ आधुनिक उपकरणों का प्रयोग भी कर रहे हैं। हमारी कई एजेंसियों से बात हुई है, वो लोग तत्काल वहाँ पे मौके पर मशीनें भेज रहे हैं। उसके माध्यम से भी खोजने का प्रयास किया जा रहा है और मैनुअल तरीके से भी वहाँ पे काफ़ी मात्रा में टीम के लोग उपलब्ध हैं, जो उपस्थित हैं, जो वहाँ पे लगातार खोज बचाव के कार्य कर रहे हैं। सर, अभी यात्रियों को लेकर क्या अपडेट है? कितने लोग इसमें घायल हैं, कितने अभी मिसिंग हैं और कहाँ के रहने वाले थे? कुल 20 यात्री बस में थे, ड्राइवर सहित, जिसमें से ड्राइवर हरिद्वार के थे, राजस्थान के 7 यात्री, मध्य प्रदेश के 3 आदमी, गुजरात के 7 आदमी और महाराष्ट्र के 2। इस तरह से कुल थे लोग 20 लोग, जिसमें से जैसा मैंने बताया 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जिनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बाकी अभी लोग 3 की डेथ हुई है, बाकी लोगों के लिए खोजबीन का काम किया जा रहा है। अभी सर, जो बस को लोकेट करने का जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, आप सोनार का भी वहाँ पर यूज कर रहे थे, किस तरह से ये उपकरण काम करेंगे? और खासकर अब डिजास्टर का समय है, ऐसे उत्तराखंड में लगातार हादसे सामने आते रहते हैं, क्या कुछ आधुनिक उपकरण आप लोग यूज कर रहे हैं? सोनार का उपयोग होता है। एक्चुअली सोनार का प्रयोग जहाँ वहाँ सफल होता है जहाँ पे पानी गतिशील न हो, पानी चलना स्थिर पानी में होता है। बट यहाँ भी हमने कहा है अभी टीम से अपने कि सोनार को नदी के किनारे ले जाके वहाँ पे प्रयास करें। कुछ और हमारे पास एजेंसी हैं जिनके माध्यम से खोजबीन का काम किया जा रहा है। अभी उनका फ्लाई करेगा, उनका अगर मौसम अनुकूल होता है, उनसे मेरी बात हो गई है, वो रेडी हैं। जो ही मौसम खुलता है तत्काल वो फ्लाई करके वहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो दोनों तरह से देख रहे हैं। बाकी मैनुअल भी हम खोजबीन का काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम खोज लेंगे जल्दी से जल्दी।
तो अनामिका, जो मौके पर परिस्थितियां हैं, अलकनंदा है अपने उफान पर है, ये बारिश का मौसम है, पूरा पानी गंदला रहता है नदी का, जिसके चलते जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है अभी वो लोकेट नहीं की जा सकी है कि आखिर जहां पर बस गिरी क्या वो उसी पॉइंट पर है या फिर बहकर कुछ आगे निकल गई है। तो इसलिए जो भी आधुनिक उपकरण हो सकते हैं उनका वहां पर सर्च एंड रेस्क्यू में यूज किया जा रहा है, उनका प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा जो अभी ताज़ा अपडेट है कि इसमें टोटल 20 लोग सवार थे, जिसमें एक चालक हरिद्वार निवासी भी था। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है सुनील, लेकिन जितने लोग उस पे सवार थे उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो कि फिलहाल अभी लापता है और कुछ देर बाद हो सकता है कि कुछ कामयाबी जरूर टीम के हाथ लगे। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। रुद्रप्रयाग में मिनी बस हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। सीएम धामी ने कहा है कि मौके पर सभी बचाव की टीम मौजूद है और युद्ध स्तर पर राहत बचाव काम चल रहे हैं। वहीं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी सीएम धामी ने की है। वहीं रुद्रप्रयाग में दर्दनाक मिनी बस हादसे पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने भी दुख जताया। बलूनी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि घोलतीर में दर्दनाक हादसे का दुखद समाचार मिला है। मैंने रुद्रप्रयाग के डीएम और एसपी से बात की है। मौके पर युद्ध स्तर पर राहत बचाव काम चल रहा है। वहीं बलूनी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। और विकासनगर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कालसी चक्राता रोड पर सड़क हादसा हो गया। खाई में गिरी कार और 3 लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। गंभीर घायल को खाई से बाहर निकाला गया। देहरादून से चक्राता जा रहे थे कार सवार। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गंभीर घायल को फिलहाल खाई से बाहर निकाल दिया गया है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज जारी है। तो कुछ कार सवार जा रहे थे यहाँ से और कार नीचे गिर गई, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया। पंजाब में चमोली के युवक को 15 साल से बंधक बना लिया गया और मंगलवार को युवक को छुड़ा लिया गया, जिसके बाद में युवक राजेश के परिवार को भी पंजाब बुलाया गया था और 15 साल बाद अपने बेटे को देखकर मां भावुक हो गई। राजेश की मां फूट फूट कर रोने लगी और राजेश को पंजाब के तरनतारन जिले के एक तबेला संचालक ने बंधुआ मजदूर बनाया था और पंजाब की एक संस्था की मदद से उसे छुड़ाया गया था और अब अपने बेटे को 15 साल बाद देखकर उसकी मां भी रो पड़ी। अच्छा, नहीं किससे मारता है? हाथों से मारता है, डंडे से मारते हैं? डंडे से मारते हैं। पंजाब में चमोली के युवक को बंधक बनाए जाने के मामले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया था और पीड़ित के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया था। सीएम के आदेश के बाद में चमोली के डीएम ने पीड़ित युवक राजेश के परिवार से संपर्क किया और उनकी मदद की। साथ ही सीएम के निर्देश पर चमोली के डीएम ने पंजाब में संबंधित जिले के डीएम से भी बात की है। चमोली के डीएम ने बताया है कि राजेश का उत्पीड़न करने वाले तबेला संचालक के खिलाफ पंजाब के ही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। चमोली के युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसके बाद में सीएम धामी ने तुरंत संज्ञान लेकर मामले की कार्रवाई की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस वीडियो का संज्ञान लेके मुझे दूरभाष पर निर्देश दिए थे। उसके पश्चात उनके परिवार वालों से संपर्क किया गया, जो कि अभी पंजाब में ही हैं, और जिला प्रशासन तरनतारन से वार्ता हुई। राजेश को सकुशल थाने में लाया गया है और जो कल्प्रिट हैं उनके अगेंस्ट प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और जल्द ही वो अपने परिजनों के साथ चमोली जिले में सकुशल वापस लाया जाएगा। गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने भी इस मामले को तुरंत संज्ञान में लिया और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से इस मामले पर बात की थी, जिसके बाद में पंजाब के राज्यपाल ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए पंजाब के डीजीपी को निर्देश दिए और तरनतारन में बंधक बनाए गए चमोली के युवक को छुड़ाने के लिए बात की, जिसके बाद में युवक को छुड़ाया गया। अनिल बलूनी ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए वीडियो मिला था, जिसके बाद में उन्होंने पंजाब के राज्यपाल से बात की। अनिल बलूनी ने तुरंत एक्शन के लिए पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का आभार जताया।
ये कौन है जी? यूपी उत्तराखंड में ईडी की छापेमारी चल रही है और यूपी उत्तराखंड में 9 जगहों पर फिलहाल छापेमारी चल रही है। सीतापुर, काशीपुर, हरिद्वार, बरेली में छापेमारी हुई है। देहरादून में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। NH 74 से जुड़े घोटाले में छापेमारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। IAS दिनेश प्रताप सिंह के ठिकाने पर छापेमारी हुई है। उत्तराखंड में कार्यरत IAS दिनेश प्रसाद सिंह भी इसमें शामिल हैं। तो आपको बता दें कि कार्रवाई फिलहाल की जा रही है कई सारी जगहों पर और शंकर आनंद ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। शंकर, फिलहाल टीम के हाथ क्या कुछ ज्यादा जानकारी और क्या बड़े सबूत लगे हैं और कहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है? केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस वक्त में तकरीबन 9 से 10 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर मामले की बात करें तो ये नेशनल हाईवे 74 का जो मामला था, इस मामले में जिस तरह से घोटाले का मामला पिछले कुछ समय पहले सामने आया था, तो इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जांच का दायरा बढ़ाया गया, तो इस मामले में आज IAS अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह, जिनको DP सिंह के नाम से भी बकायदा जाना जाता है, तो दिनेश प्रताप सिंह के यहाँ पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन जो है ये उत्तर प्रदेश के बरेली, सीतापुर, काशीपुर और उत्तराखंड स्थित देहरादून, हरिद्वार, इसके साथ अन्य लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये जो पूरा मामला है, ये मामला तकरीबन 162 करोड़ का जो नेशनल हाईवे घोटाला हुआ था उत्तराखंड में, ये उस मामले में आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर IAS अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह की अगर बात करें तो अभी सेक्रेटरी पोस्ट हुए हैं, वो गन्ना समिति का जो सचिव है, वो इसके साथ साथ कई अन्य उनकी जिम्मेवारी उनके पास है। तो गन्ना समिति के सचिव के साथ साथ जो अन्य जिम्मेवारी है, उन तमाम मामलों पर भी बाकायदा इनकी गंभीरता को देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इनके खिलाफ आरोप की बात करें तो आरोप की गंभीरता को देखते जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका शंकर। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग होगी और आज FRI देहरादून में ये मीटिंग होगी। केंद्रीय वन मंत्री बैठक में शामिल होंगे और कई राज्यों के फॉरेस्ट अफसर भी इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तराखंड के कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। रेस्क्यू सेंटर खोलने, वन भूमि में कई सारे जो प्रस्ताव हैं दिल्ली से जुड़े हुए, उस पर भी चर्चा होगी। खनन पट्टों से जुड़े हुए प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। तो वन भूमि में रोज से जुड़े हुए प्रस्ताव और खनन पट्टों से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं। और राज्य पंचायत चुनाव आरक्षण मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। आज फिर से हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बेंच आरक्षण और साथ ही चुनाव नियमावली पर सुनवाई करेगी। सरकार को बताया है कि कितनी सीटों पर आरक्षण में बदलाव किया गया है और कितनी सीटें ऐसी हैं जिस पर आरक्षण रिपीट किया गया है। हालांकि सरकार ने कल अपनी नियमावली को एकदम सही बताते हुए चुनावों पर लगी रोक हटाने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने पूछा था कि क्या पिछले आरक्षण को दरकिनार किया जा सकता है। कोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि कैसे जनसंख्या के आधार पर आरक्षण कर रहे हैं। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के रोक लगाने के बाद में सियासत जारी है और कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। तो वहीं पूर्व CM रमेश पोखरियाल निशंक ने हरीश रावत पर पलटवार किया है। निशंक ने कहा है कि कांग्रेस के पास में बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो अपनी खींच मिटाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। वहीं निशंक ने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव हर हाल में करवाएगी। संकल्प के रूप में बना रहे हैं, उनको कोई मौका ही नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव को कराना चाहती है हर हाल में। यदि पंचायत चुनाव को नहीं कराते तो इतनी सारी प्रक्रिया क्यों करते? हर हालत में पंचायतों के चुनाव होंगे। और 11 जुलाई से प्रदेश में कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है और हरिद्वार से लेकर पूरे रूट पर शिव भक्तों की भारी भीड़ की उम्मीद है। और इसी के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा इंतजामों की कमान भी संभाल ली है। इस बार 3500 से ज्यादा जवान कांवड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। हरिद्वार में शुरू होने वाले कांवड़ मेले की तैयारी जोरों पर है।
बीते साल 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त जल भरने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। इस बार ये आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है, लिहाजा कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन और पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर है। मेला क्षेत्र को 16 सेक्टरों में बांटा गया है और हर सेक्टर की जिम्मेदारी एक सीनियर अधिकारी के हाथों में सौंपी गई है। वहीं इस बार केंद्र सरकार से 5 बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की डिमांड भी रखी गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में 1200 होमगार्ड और पीआरडी जवान शामिल रहेंगे। जोन जो 33 थे इस बार 37 जोन बनाया है और जो सेक्टर्स हैं 126 सेक्टर थे, इस बार हमने इसको 134 बनाया है। प्रत्येक सुपर जोन में एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। जोनल लेवल पे डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी रहेंगे और जो हमारा सेक्टर लेवल है वहाँ पे इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी डिप्यूट होंगे। कांवड़ मेले में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बीते सालों से ज्यादा होने की उम्मीद है। ऐसे में सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक और सुविधाओं पर बारीकी से प्रशासन की नजर है, ताकि आस्था का ये मेला शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो पाए। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, हरिद्वार। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर से सटी दारमा घाटी में मॉडल विलेज को लेकर कवायद तेज हो गई है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान घाटी के 6 गांवों में ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है, जिससे कि बॉर्डर इलाकों में रोजगार तो मिलेगा, साथ ही पलायन की रफ्तार भी थमेगी। 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद दारमा घाटी में वैसे तो 14 गांव हैं, लेकिन जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान 6 गांवों के कायाकल्प का प्लान बना रहा है। संस्थान इन गांवों में छोटे समूह बनाकर खेती की योजना भी बना रहा है। संस्थान की कोशिश है कि खेती इस तरह हो जिसमें कम से कम मैन पावर यूज हो। असल में इन इलाकों में रोजगार की तलाश में युवा पीढ़ी पहले ही पलायन कर चुकी है। ऐसे में सीनियर सिटीजन के लिए कमर तोड़ मेहनत कर पाना संभव नहीं। जो दारमा वैली है वहाँ के वैसे तो 14 गांवों का दारमा वैली है, लेकिन उसमें हमने 6 सिर्फ गांव सिलेक्ट करे हैं जो कि अभी रोड के साथ साथ में लगे हुए गांव हैं, और उनमें हम लोग मॉडल डेवलप करना चाह रहे हैं जो कि रेप्लिकेशन जिसका हम फिर आगे और गाँव में भी करें। इन गाँवों में कई वाइब्रेंट विलेज में भी शामिल गाँव हैं। संस्थान ऐसे गाँवों में 12 प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। प्रोजेक्ट के तहत रोड किनारे के गांवों को खेती के जरिए आत्मनिर्भर बनाना है। यही नहीं, छोटे किसानों को जरूरी सुविधाओं के साथ ही साइंटिफिक टेक्निक से भी रूबरू कराया जाना है। इस पहल से जहां समय की बचत होगी, वहीं कम लागत में ज्यादा उत्पादन भी हो सकेगा। यही नहीं, इन गाँवों में छोटे छोटे फार्म बनाने का प्लान भी तैयार किया गया है। जो हमारा वाइब्रेंट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत सरकार के कहने पे हम लोगों ने NMHS के अंदर 12 परियोजनाओं को 2023-24 में फंडिंग की है और ईच प्रोजेक्ट में 5 से 10 विलेजों को कम से कम कवर किया जाएगा, जिसमें हम लोग सीमांत किसान जो हैं, छोटे किसान, उनकी जीविका संवर्धन के ऊपर में कार्य कर रहे हैं। दारमा घाटी के चुने गांवों में परंपरागत खेती को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जानी है। असल में इन इलाकों में कई दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मौजूद हैं, जिनको बचाने की खासी दरकार है। संस्थान की ये पहल अगर रंग लाती है तो तय है कि बॉर्डर इलाकों में रोजगार के नए अवसर तो खुलेंगे ही, साथ ये इलाके आबाद भी हो सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एक बार फिर से हरिद्वार में बिगड़ैल हाथियों को रेडियो कॉलर लगाने की तैयारी कर रहा है। इसकी वजह क्या है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार चारों ओर से राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन से घिरी हुई है। यही वजह है कि यहाँ और आसपास के इलाकों में अक्सर हाथियों की घुसपैठ होती रहती है। ये घुसपैठ वन विभाग के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि 2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन होना है।
और उससे पहले अगले महीने 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है। इन दोनों आयोजनों में लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं और उनकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। पिछले कुंभ मेले के समय हमने जो प्रयास किए थे उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और उस अनुभव का लाभ उठाते हुए भी हम अपनी रणनीति तय कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार भी फील्ड में हम पर्याप्त संख्या में टीमें तैनात करेंगे। इससे पहले साल 2021 के महाकुंभ में भी वन विभाग ने 6 बिगड़ैल हाथियों को रेडियो कॉलर लगाए थे ताकि आबादी वाले क्षेत्रों में घुसने से पहले ही उनकी लोकेशन ट्रेस की जा सके। अब विभाग एक बार फिर एहतियात के तौर पर हाथियों को कॉलर लगाने की तैयारी में है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए हरिद्वार और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। इसमें 6 एलिफेंट को हमने कलर किया गया था, उनका मूवमेंट हमेशा हमने देख रहे थे एवं क्योंकि हाथी एक झुंड में रहता है कि किसी एक को कलर किया गया तो दैट मीन्स एंटायर झुंड के बारे में हमको पता चल जाता है। पहली चुनौती कांवड़ यात्रा की है। हजारों श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ तक के रास्ते में पैदल ही जंगलों से होकर गुजरते हैं। ऐसे में वन विभाग गश्त बढ़ाने, संवेदनशील इलाकों की पहचान करने और मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत करने की तैयारी में जुट गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।